करता हूँ कि आप आए, क्योंकि मैंने सुना इस शहर में किसी की दादागिरी चलती है। कोई समझता है कि प्रेस वाले हों या कोई ऐसा किसी और को साथ देगा तो उसको ठीक कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग बहादुर लोग हो और समाजवादी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो। हम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस सरकार को, वो सरकार भी कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अगर मैं पूछूं, आज यहाँ के एमएलए से मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बन गए और कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। कदम रुक रुक के रखो, कदम बल खाई, कमर बल खाई जाती है। बहुत नखरे आ गए हैं, बहुत हाँ वहाँ वहाँ बचता रहता है चारों तरफ। माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, 5% रिजर्वेशन। हाउस के अंदर खड़े होकर के कांग्रेस और राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के बार बार 5 साल तक मांगती रही जब बीजेपी की सरकार थी। आज बीजेपी ख़त्म हो गई। अब हम लोगों ने बीजेपी के ख़िलाफ़ गए। हम सब सरकार आई सेकुलर। जो लोग डिमांड कर रहे थे, जिन्होंने 5% रिजर्वेशन के लिए हाउस के अंदर आवाज़ उठाई थी, वो आज खामोश क्यों है? रिजर्वेशन क्यों नहीं देती? अभी उनके हाथ में ये तो अपनी कलम से दे सकते हैं ना, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया दे सकते हैं कि पवार साहब, याद कीजिए आप जब पहली बार राष्ट्रवादी पार्टी बनी थी और आप आए थे रेडियो क्लब में, हम लोगों से मीटिंग किए थे, तो आपने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी महाराष्ट्र में, हम इस्माइल यूसुफ कॉलेज जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने लिया, हम उसको मुसलमानों को वापस दे देंगे। दादर के अंदर हिंदू मिल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का वहाँ पर उनको दी जा सकती है। लेकिन सरकारी ज़मीन सैकड़ों करोड़ की, लेकिन जो मुसलमानों के सर इस्माइल यूसुफ के पैसे से ख़रीदी हुई ज़मीन थी, जो माइनॉरिटी के लिए बनी थी, वो पूरी ज़मीन सरकार ने लिया और आज तक कांग्रेस और एनसीपी ने वादा करने के बाद भी नहीं दिया। मैं मांग करता हूं कि सरकार आपकी आ गई है, अब आप दे दीजिए उसको। हज कमेटी माइनॉरिटी का है कि नहीं है? कौन है चेयरमैन हज कमेटी का? किधर है कमेटी? किधर है? हज कमेटी है ही नहीं। उर्दू एकेडमी, उर्दू पे मुसलमान हो गई है, हालांकि उर्दू तो सबकी ज़बान है। उर्दू एकेडमी को कितना 1 करोड़ रुपया, वो भी खर्च नहीं करते। दिल्ली में 15 करोड़, 25 करोड़, आंध्रा में, जम्मू एंड कश्मीर में 25 करोड़ और महाराष्ट्र में 1 करोड़, वो भी खर्च नहीं होता। उर्दू एकेडमी का चेयरमैन कौन है? कोई नहीं। जब बनी थी 23 लोग थे, आज ये कोई है नहीं, सब मर गए, 2-3 बचे हुए हैं। सारा काम जो है बाहर से करवाते हैं उर्दू एकेडमी का। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन किधर है? किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, और जिनको लोन दिया उनसे लोन वसूलने के लिए उनको नोटिसें जा रही हैं। ये हालत चल रही देश के अंदर। मुमरा में 8वीं से बढ़ के कोई स्कूल है क्या? 8वीं से के ऊपर स्कूल, सरकारी स्कूल है ही नहीं। हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द मुमरा में 10वीं तक कुछ स्कूल हुआ होगा, 8वीं तक था सब तक। टोरेंट कंपनी आ गई। अरे भाई, मैं मानता हूं कि गुजराती लोग सब व्यापारी होते हैं, वो राजा नहीं बन सकते। दिल्ली में गुजराती बैठा है, लेकिन यहाँ तो गुजराती नहीं है ना। यहाँ तो राजा लोग बैठे हैं ना, जो सरकार लोगों की सेवा करने। टोरेंट कंपनी क्यों दे दिया यहाँ पर लाकर? सारे माइनॉरिटी इलाके में दे देते हो, टोरेंट कंपनी ला के दे दिया। अब ये जो है मारवाड़ियों की तरह पैसे वसूलेगी लोगों से। तो इन चीज़ों पर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज क्यों ऐसा होता जा रहा है। हाजी भाई, जिस तरह से 2 दिन पहले अबू आसिम आजमी यहाँ पर आए और उन्होंने मुमरा की सत्ताधारी पार्टी पे तंज कसते हुए ये रिपोर्टरों को कहा कि यहाँ पर जो है शायद किसी की दादागिरी चलती है, जिसकी वजह से सारे रिपोर्टर जो है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदर पार्टी के नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने ये भी तंज कसा कि यहाँ पर जो नशा आम है उसको यहाँ की सत्ताधारी पार्टी ही चला रही है, वो इसको रोक नहीं सकती। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अबू आसिम आजमी जी सरकार बनने के वक्त में उनका नंबर 71 और 72, उनके दूसरे जो एमएलए रईस शेख, उनका नंबर 72, 172 एमएलए पर यह सरकार बनाई गई है। और उनकी यही तंज करने की आदत, मतलब इलेक्शन के पहला झोला लेकर घूमने की आदत कि भैया मेरी सीट बचा लो, भैया मेरी सीट बचा लो। यही वो एमएलए अबू आसिम आजमी है जो जितेंद्र आव्हाड साहब के आगे पीछे घूम रहे थे
कि मेरी सीट बचा लो, और उन्होंने गठबंधन सरकार में शामिल किया। आज ये जितेंद्र आव्हाड साहब पे तंज कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, और आप सभी जानते हैं कि नशे का ग्राफ गोवंडी में, शिवाजी नगर में है क्या मुमरा में ज्यादा है? भाईगिरी और दादागिरी और मर्डर का सिलसिला हर तीसरे दिन एक मर्डर होता है। ये गोवंडी में होता है या मुमरा में होता है? नशे के व्यापारी नशा वहां से सप्लाई यहां करते हैं। ये डंपिंग ग्राउंड वहां पर है या यहां पर है? लोग टीबी और दमे की बीमारी से वहां पर मर रहे हैं कि यहां पर मर रहे हैं? यहां पे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता मुमरा और ठाणा शहर में काम करते हैं, आप बताइए, आप खुद पत्रकार बंधु भाई है, आपको कहां यहां खौफ का माहौल लगता है? आप बेझिझक न्यूज चलाते हो, दोनों तरफा चलाते हो, जो आपको सच्चाई नजर आती है। आपने अबू हाशिम आजमी की भी न्यूज चलाई और आज मेरी भी न्यूज चलाओगे। तो मेरा बोलने का यह मतलब है कि मैं गोवंडी के शिवाजी नगर के 1 नंबर से 14 नंबर और महाड़ा कॉलोनी वगैरह वगैरह सब जगह से वाकिफ हूं। तो वहां आए दिन एक मर्डर होता है। अभी परसों एक सैयद बच्चे का मर्डर हुआ, 2-3 दिन हुआ उस मर्डर को। पुलिस, शिवाजी नगर पुलिस कार्रवाई कर रही है, 3 लोगों को कुछ अरेस्ट भी किया है उसमें जी। तो मेरा कहने का मतलब है, यहां आए दिन मर्डर हो रहे कि वहां आए दिन मर्डर हो रहे? वहां एसएमएस कंपनी चल रही है कि यहां एसएमएस कंपनी चल रही है? सर, कहीं ये भी सुनने में आया था कि डंपिंग ग्राउंड के लिए जो पाइपलाइन का घोटाला किया गया है। अगर आप गोवंडी के प्रभाग से है तो आपको तो उनके बारे में ये मालूम होगा कि जो गोवंडी की जो डंपिंग ग्राउंड है, गैस पाइपलाइन लगाने के लिए जो पैसे आए, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ और आज तक गैस की पाइपलाइन नहीं लगी। आज तक ना एसएमएस कंपनी बंद हुई, ना वहां का गोवंडी का डंपिंग ग्राउंड बंद हुआ। और आप सूत्रों के अनुसार अगर जानना चाहते हैं तो डंपिंग का कॉन्ट्रैक्ट चलाने वाले भी अबू हाशिम आजमी ही है, क्योंकि उनके जो पार्टनर है हाजी अमीन साहब जी, वो ऑफिशियली तरीके से उनके पार्टनर हैं। आप इस बात का पता कर लीजिएगा। और डंपिंग का सारा कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं का है। और वो आज तक एसएमएस कंपनी नहीं बंद करा पाए, एक छोटी कंपनी बंद नहीं करा पाए, जिससे लोगों को टीबी जैसी और दमे जैसी बीमारी हो रही है। और ये डंपिंग का आप भी जानते हैं कि कितना बदबूदार बास आता है, कि वहां से अगर एक आदमी चला जाए तो क्या होगा। जब अगर वो एमएलए पिछले 10 सालों 15 साल, तीसरा टर्म है उनका, वो डंपिंग ना बंद करा पाए तो उनको वो जो ताक झाक करने की आदत है ना, ये मुमरा शहर में आकर ताक झाक कर रहे हैं। तो ये मुमरा है ना, भले माइनॉरिटी का शहर है। और रही बात मुस्लिम आरक्षण की बात, तो मुस्लिम आरक्षण के साथ साथ मराठा आरक्षण भी रुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने मराठाओं को आरक्षण दे दिया है और मुसलमानों का आरक्षण रोक के रखा है। आरक्षण के लिए दोनों जाति लड़ रही है, मराठा भी लड़ रहे हैं और मुसलमान भी लड़ रहे हैं। तो आरक्षण जब मिलेगा, और मैं आप जैसे मुसलमान नेताओं की बात करता हूं, अव्वल नंबर पे तो आप जैसे मुस्लिम नेता बिकते हैं। आपकी सत्ता बचाने के लिए, आपकी एमएलए की सीट बचाने के लिए, आज से नहीं जानता हूं मैं, कई सालों से जानता हूं। सर, आने वाले इलेक्शन में वो अपने 19 कैंडिडेट उतारने वाले हैं, इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, उनकी पहले से आदत रही है ब्लैकमेलिंग करने की। लास्ट टाइम पे भी ब्लैकमेलिंग किया गया था। यहां से उनके क्या नाम, एमएलए को खड़ा किया गया था, आदिल आजमी को, मतलब एमएलए कैंडिडेट के लिए खड़ा किया गया था, जबकि वो हमारे साथ गठबंधन में थे। वो बहुत पलटू आदमी है, हमेशा पलट जाता है। गिरगिट भी शायद इनके जैसा रंग बदलता नहीं होगा, उतने जल्दी ये रंग बदल देते हैं। उनके 91-92 के जो राजनीतिक कैरियर से अगर मैं विस्तार में बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। आप खुद सब जानते हैं कि वो राज्यसभा सांसद कब बने और कब एमएलए बने और कब, सब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप पत्रकार बंधु, आप बेहतर जानते हैं। और रही बात 19 कैंडिडेट की, तो बरसाती मेंढक तो काफी आएंगे साहब। क्या काम किया उनके, आदिल खान आजमी की भी बात कर लूं अगर मैंने, तो क्या काम किया, या उनकी समाजवादी ने क्या काम किया मुमरा में? अरे जब गोवंडी में उनके 7-8 नगर सेवक है, वो बेहतरीन तरीके से काम नहीं करते, जिनको पब्लिक ने चुन के एक उम्मीद से भेजा है गोवंडी के अंदर, वो वहां काम नहीं कर पाते हैं, तो यहां क्या काम करेंगे? और अबू हाशिम आजमी सिर्फ है ना, वो विधानसभा में चिल्लाने की नौटंकी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं।
हाँ, उनका ये भी कहना है कि आज गोवंडी जो है नशा मुक्त हो चुका है। आज उनके पिछले 15 सालों से जो गोवंडी के अंदर टिके हुए हैं, उन्होंने गोवंडी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। मेरा हर एक दूसरे दिन में गोवंडी में जाना आना है। लास्ट 2019 के इलेक्शन में मैंने गोवंडी में एमएलए के कैंडिडेट का बतौर फॉर्म भी भरा था, और उनके कुछ राजनीतिक मुद्दों में मेरा फॉर्म है ना, एक मतलब अभी वो सरकार पे इल्जाम, मतलब वो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर पे इल्जाम आ जाएगा। अगर मैं चाहता तो मेरे फॉर्म को मैं तफसील से चौकसी करवा लेता था कि क्यों रिजेक्ट हुआ, लेकिन ये अबू हाशिम आजमी के साठ गांठ में रिजेक्ट हुआ है। और रही बात, अगर आपको इतना ही गुरूर है तो 2024 आजमा लेना और झोली फैलाना नहीं। इस बार वादा करता हूं, झोली नहीं फैलाना, और ना आना जितेंद्र अवार्ड साहब के पास कि मेरी सीट बचा लेना। जैसा आप हैदराबाद में जाके एमआईएम के कैंडिडेट को रोक दिए थे, राष्ट्रवादी में बैठ के राष्ट्रवादी के कैंडिडेट को रोक दिए थे। वादा करता हूं, चैलेंज करता हूं, 2024 भी लड़ूंगा और आपके सामने लड़ूंगा और फिर सीट बचा लेना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।